ये कहानी आपको और कहीं नहीं मिलेगी सुनने को। ये द क्रोनोस सागा का अध्याय 14 है। इस अध्याय को मैंने एक सिनेमैटिक थ्रिलर की तरह लिखा है। इसमें व्यापारिक राजनीति, कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स, जासूसी और एक बहुत ही अनोखे तरीके का हमला शामिल है। हम देखेंगे कि जब दुश्मन सामने से नहीं जीत पाता तो वो जड़ों पर हमला करता है। और राघव की टीम के लिए जड़ें हैं अनन्या का खेत। तैयार हो जाइए क्रोनोस की काली रात और चमकते हुए खेतों के बीच एक रोमांचक सफर के लिए। अध्याय 14, रसद की रक्षा और समय भक्षी कीड़े। भाग 1, जीत की चाय और चिंता की लकीरें। स्थान, द इटर्नल कैफे की छत, टेरेस। समय, ग्रोक से लड़ाई वाली रात, 2 बजे। नीचे का हॉल शांत हो चुका था। जिम और नए मजदूरों ने सफाई कर दी थी। राघव और उसके 6 दोस्त इमारत की टूटी हुई छत पर बैठे थे। ऊपर आसमान में 3 चांद चमक रहे थे। क्रोनोस के 3 उपग्रह थे। हवा ठंडी थी, लेकिन उसमें एक सुकून था। रहमत ने एक केतली में मसाला चाय बनाई थी। उसने सबको मिट्टी के कुल्हड़, जो जिम ने स्थानीय मिट्टी से बनाए थे, में चाय दी। लो दोस्तों, रहमत ने कहा, ये वो जीत है जिसे हम पी सकते हैं। सबने चाय की चुस्की ली। रोहित, यार, आज जो हुआ, मजा आ गया। राघव भाई, तुमने उस ग्रोक की जो हवा टाइट की, उसका चेहरा देखने लायक था। रोहित हंसा, लेकिन बाकी लोग शांत थे। प्रताप अपनी राइफल की नली साफ कर रहा था। वो कभी रिलैक्स नहीं होता था। हंस लो रोहित, प्रताप ने गंभीर आवाज में कहा, लेकिन ग्रोक कोई गली का गुंडा नहीं है। वो माइनिंग गिल्ड का हेड है। उसके पास पैसा है, हथियार हैं और अहंकार है। वो वापस आएगा। मीरा ने अपना कप नीचे रखा। और वो अकेले नहीं आएगा। मैंने बाजार में सुना, लोग कह रहे थे कि ग्रोक का सिंडिकेट के साथ उठना बैठना है। राघव छत की मुंडेर पर खड़ा शहर को देख रहा था। नियॉन लाइट्स में चमकता शहर सुंदर लग रहा था, लेकिन राघव को उसमें छिपे सांप दिख रहे थे। वो हम पर सीधा हमला नहीं करेंगे, राघव ने धीरे से कहा। सीधा हमला करने से हम शहीद बन जाएंगे और जनता भड़क जाएगी। वो हमें तोड़ना चाहेंगे, और हमें तोड़ने का सिर्फ एक तरीका है। राघव ने पीछे मुड़कर अनन्या को देखा। हमारा कच्चा माल, हमारा खाना। अगर हमारे पास सब्जी नहीं होगी तो रहमत पकाएगा क्या? और अगर खाना नहीं होगा तो हम इटर्नल नहीं रहेंगे। राघव ने आदेश दिया, कल का दिन शॉपिंग का नहीं, किलेबंदी फोर्टिफिकेशन का है। हमें अपने खेत को सुरक्षित करना होगा। पैसा खर्च करो, लेकिन मुझे वो खेत अभेद्य, इम्पेनेट्रेबल चाहिए। भाग 2, अंधेरे के सौदागर, द सिंडिकेट ऑफ डिके। स्थान, शहर के नीचे, द डार्क जोन, सीवर सिस्टम के पास। समय, उसी रात। ग्रोक अपनी टूटी हुई नाक और घायल अहंकार को लेकर एक गुप्त ठिकाने पर पहुंचा। ये जगह बदबूदार थी। यहाँ समय बहुत तेजी से चीजों को सड़ाता था। दीवारें काई से ढकी थीं। एक गोल मेज के चारों तरफ 5 आकृतियां बैठी थीं। ये द डीके सिंडिकेट के नेता थे। वे अमीर थे, क्योंकि वे इस ग्रह की कमजोरी, जल्दी खराब होना का फायदा उठाते थे। वे ताजा खाना नहीं, बल्कि प्रिजर्वेटिव्स और महंगी दवाइयां बेचते थे। राघव का ताजा खाना उनके धंधे को चौपट कर रहा था। ग्रोक मेज पर मुक्का मारा। मुझे वो रसोइया मरा हुआ चाहिए। उसने मेरी बेइज्जती की। मेज के मुख्य सिरे पर एक दुबला पतला एलियन बैठा था। उसका नाम वेक्स था। वेक्स की त्वचा पारदर्शी थी और उसके अंदर का कंकाल दिख रहा था। वो सिंडिकेट का दिमाग था। वेक्स ने अपनी शराब, जो सड़े हुए फलों से बनी थी, का घूंट भरा। शांत हो जाओ ग्रोक, गुस्सा समय को तेज कर देता है। तुम जल्दी बूढ़े हो जाओगे। वेक्स की आवाज रेशम जैसी मुलायम लेकिन जहरीली थी। राघव, मैंने उसके बारे में सुना है, वेक्स ने कहा। उसने जनता को अपने वश में कर लिया है। अगर हमने उसे मारा तो बाजार में दंगे हो जाएंगे। ग्रोक, तो क्या करें? हाथ पर हाथ रखकर बैठें? वेक्स मुस्कुराया। उसके दांत नुकीले और पीले थे। नहीं, हम उसकी ताकत को उसकी कमजोरी बना देंगे। उसका घमंड है ताजा खाना। सोचो, अगर उसका खाना खेत में ही राख बन जाए, अगर उसकी सब्जियां उगने से पहले ही सड़ जाए। ग्रोक, कैसे? वो खेत के चारों तरफ रोबोट्स रखता है। वेक्स ने एक छोटा सा कांच का जार मेज पर रखा। जार के अंदर कुछ काले कीड़े रेंग रहे थे। वे चमक रहे थे। ये क्रोनोलोकस्ट बाद समय भक्षी टिड्डियां हैं, वेक्स ने बताया। ये पत्तियां नहीं खाते। ये किसी भी जीवित चीज का समय खा जाते हैं। जहां ये बैठते हैं, वो चीज 1 सेकंड में 100 साल पुरानी होकर धूल बन जाती है। कल रात हम इन्हें उसके खेत में छोड़ देंगे।
सुबह तक उसका इटर्नल कैफे सिर्फ धूल का ढेर रह जाएगा। भाग 3, कांच का खेत और 800 सिक्के, द ग्लास फार्म। स्थान, इमारत का पिछला हिस्सा, बैकयार्ड। समय, अगली सुबह। राघव की टीम को खतरे का अंदेशा था, इसलिए उन्होंने तैयारी शुरू कर दी थी। अनन्या के पास अब 800 सोने के सिक्के बजट थे। उसने इसका बेहतरीन इस्तेमाल किया। इमारत के पीछे एक बड़ा खाली मैदान था। यहाँ की मिट्टी बंजर थी, रेडिएशन की वजह से, लेकिन अनन्या और जिम ने मिलकर चमत्कार कर दिया था। एक सनग्लास डोम। सनग्लास डोम। अनन्या ने बाजार से फोटोक्रोमिक ग्लास खरीदा था। उन्होंने पूरे खेत के ऊपर एक कांच का गुंबद डोम बना दिया। ये कांच 2 सूर्यों, लाल और नीले की हानिकारक किरणों को छानकर फिल्टर सिर्फ जीवन देने वाली रोशनी को अंदर आने देता था। अब अंदर का तापमान नियंत्रित था। 2. हाइड्रोपोनिक सिस्टम। हाइड्रोपोनिक सिस्टम। मिट्टी खराब थी, इसलिए उन्होंने मिट्टी का इस्तेमाल ही नहीं किया। जिम ने पुरानी प्लास्टिक की पाइपों को जोड़कर एक नेटवर्क बनाया। इन पाइपों में पोषक तत्वों, न्यूट्रिएंट्स वाला पानी बहता था। पौधों की जड़ें सीधे पानी में लटकी थीं। फायदा, पौधे 3 गुना तेजी से बढ़ रहे थे। टमाटर, पालक, मक्का सब कुछ लहलहा रहा था। 3. अनन्या का जादुई स्पर्श। अनन्या बीच में खड़ी थी। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी ग्रोथ पावर, विकास शक्ति का इस्तेमाल किया। उसके हाथों से हरी रोशनी निकली और पूरे डोम में फैल गई। देखते ही देखते छोटे बीज अंकुरित हुए, पौधे बने और उन पर फल लग गए। ये दृश्य जादुई था। एक बंजर ग्रह पर हरा भरा जंगल। राघव और प्रताप डोम के बाहर खड़े थे। सुंदर है, राघव ने कहा, लेकिन क्या ये सुरक्षित है? प्रताप ने अपनी राइफल चेक की। मैंने डोम के चारों तरफ मोशन सेंसर लगाए हैं। अगर कोई चूहा भी पास आया तो सायरन बज जाएगा और मेरे 20 टाइटन बोट्स सेंट्री मोड पहरेदार पर हैं। भाग 4, इंडस्ट्रियल किचन का उद्घाटन। स्थान, इमारत के अंदर किचन एरिया। दूसरी तरफ रहमत भी खुश था। उसने अपने 800 सिक्कों से एक इंडस्ट्रियल मिक्सर और एक विशालकाय तंदूर खरीदा था। ये तंदूर आग से नहीं, मैग्नेटिक हीट से चलता था। रहमत ने एक बटन दबाया, हुश, तंदूर गर्म हो गया। रहमत ने एक साथ 50 रोटियां तंदूर की दीवारों पर चिपकाईं। 10 सेकंड बाद टिंग, रोटियां सुनहरी और फूली हुई बाहर आ गईं। वाह, रोहित, जो चखने के लिए खड़ा था, ने ताली बजाई। अब तो हम पूरी फौज को खाना खिला सकते हैं। रहमत ने पसीना पोंछा। मशीन अच्छी है, लेकिन प्यार तो हाथ से ही डालना पड़ता है। सब कुछ तैयार था, स्टॉक भरा हुआ था, सुरक्षा टाइट थी, लेकिन वे नहीं जानते थे कि दुश्मन दीवारों को तोड़ने नहीं, बल्कि हवा में उड़कर आने वाला था। भाग 5, वनावनाहट, द बजिंग। समय, रात के 3 बजे। पूरा शहर सो रहा था। द इटर्नल कैफे भी शांत था। प्रताप छत पर पहरा दे रहा था। उसके साथ जिम था, जो अपनी नाइट शिफ्ट कर रहा था क्योंकि उसकी पीली आंखें अंधेरे में देख सकती थीं। अचानक जिम के कान खड़े हो गए। प्रताप सर, जिम ने फुसफुसाया, आवाज सुन रहे हो? प्रताप ने हवा में कान लगाए। सन्नाटा था। फिर एक बहुत ही धीमी आवाज आई, बीज। ये किसी एक मक्खी की आवाज नहीं थी, ये लाखों पंखों के फड़फड़ाने की आवाज थी। प्रताप ने अपना थर्मल दूरबीन, थर्मल स्कोप लगाया। उसने खेत, ग्लास डोम की तरफ देखा। आसमान में एक काला बादल उड़ता हुआ आ रहा था, लेकिन ये बादल नहीं था, कीड़े। प्रताप चिल्लाया, अलार्म बजाओ, हमला हो रहा है। वुप वुप वुप। सायरन की आवाज से राघव, मीरा, अनन्या और बाकी सब हड़बड़ा कर उठे। क्या हुआ? ग्रोक आया? रोहित ने अपनी पैंट पहनते हुए पूछा। नहीं, प्रताप ने वॉकी टॉकी पर चिल्लाया। टिड्डियां, लाखों की तादाद में, वो डोम की तरफ जा रही हैं। भाग 6, समय भक्षी टिड्डियों का हमला, अटैक ऑफ द टाइम ईटर्स। राघव और टीम पिछवाड़े बैकयार्ड में दौड़े। नजारा डरावना था। वो काला बादल सीधे ग्लास डोम पर उतरा। लाखों कीड़े कांच पर चिपक गए। वे सामान्य कीड़े नहीं थे, उनके शरीर से ग्रे रंग की रोशनी निकल रही थी। जिम चिल्लाया, क्रोनोलोकस्ट, ये कीड़े कांच को नहीं तोड़ेंगे, ये कांच को बूढ़ा कर देंगे। और वही हुआ। अनन्या का मजबूत सनग्लास डोम उन कीड़ों के स्पर्श से धुंधला होने लगा। कांच में दरारें पड़ने लगीं। जैसे सालों पुराना कांच टूटता है, वैसे ही डोम 10 सेकंड में धूल बनकर गिर गया। अब खेत खुला था और वो लाखों कीड़े सीधे ताजी हरी सब्जियों की तरफ लपके। नहीं,
अनन्या चीखी, मेरे पौधे। द बैटल। एक, प्रताप का फायर। प्रताप और उसके रोबोट्स। सो भाई जो आप क्या नाम वीडियो देख रहे हैं, जो कहानी देख रहे हैं, वो क्या नाम मैं ही बनाता हूँ। और भाई क्या नाम किसी की मैं क्या नाम ना तो कॉपी करता हूँ ना किसी की पेस्ट करता हूँ। तो भाई ये वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है। बस खाली आप सब्सक्राइब ना करो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, आराम से मजे लो, देखते रहो। पर क्या नाम भाई एक लाइक और एक कमेंट तो कर ही दिया करो, थोड़ा सा मन अच्छा हो जाता है। क्योंकि जब आप मेहनत करते हो ना और आपको कोई लाइक करे या फिर कमेंट करे तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। बस यही मेरा क्या नाम बोलना है, और ज़्यादा कुछ बोलना भी नहीं है मेरा। और आज हम भाई साइड इन्फेक्शन के लिए आए हैं और ये कुछ साइट है पूरा पूरा कॉपर बटन बना हुआ है, अभी फटने वाली है अभी हमारे इस साइड पे। तो ठीक है भाई, राम राम सभी को, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। तो भाई कृपया करके नाम थोड़ा सा कमेंट कर दीजिए कर। ने फायर करना शुरू किया। रात, तट तट तट, लेजर बीम हवा में चलने लगी। हजारों कीड़े जलकर गिरे, लेकिन उनकी तादाद लाखों में थी। वे एक नदी की तरह बह रहे थे। 2, अनन्या की ढाल। अनन्या दौड़कर खेत के बीच में गई। उसने अपने हाथ उठाए। बढ़ो, उसने पौधों को आदेश दिया। पौधों की बेलें, वाइन्स तेजी से बढ़ी और उन्होंने एक जाल बना लिया ताकि कीड़े फलों तक न पहुंच सकें। लेकिन जैसे ही कीड़े बेलों पर बैठते, बेलें सूख कर राख हो जाती। अनन्या को अपनी शक्ति से लड़ना पड़ रहा था, जिससे वो थक रही थी। 3, रोहित का रिवाइंड। रोहित एक कोने में खड़ा था। जहां कीड़े बैठते और पौधे मरते, रोहित वहां हाथ मारता। रिवाइंड। पौधे फिर से जिंदा हो जाते। लेकिन ये चूहे बिल्ली का खेल था। वे कितनी देर तक रिवाइंड करेंगे? 4, राघव का समय। रोक, टाइम पॉज। कीड़े बहुत तेज थे। उन्हें निशाना बनाना मुश्किल था। राघव खेत के बीच में कूदा। उसने अपनी पूरी ताकत जमा की। फ्रीज। राघव ने अपने हाथ फैलाए। एक नीली तरंग, वेव निकली। खेत के ऊपर उड़ते हुए लाखों कीड़े हवा में जम गए। सन्नाटा छा गया। सब कुछ स्थिर था। राघव का पसीना छूट रहा था। जल्दी करो, मैं इन्हें सिर्फ 10 सेकंड रोक सकता हूं। इन्हें जला दो। भाग 7, रहमत का हथियार, द शेफ्स फ्लेम थ्रोअर। प्रताप ने अपनी गन रीलोड की। मेरे पास इतना बारूद नहीं है राघव। तभी पीछे से आवाज आई, हटो सामने से। ये रहमत था। वो किचन से एक बड़ा सा सिलेंडर और पाइप लेकर आया था। ये उसका तंदूर जलाने वाला गैस टैंक था। उसने उसे एक फ्लेम थ्रोवर में बदल दिया था। रहमत ने पाइप का नोजल खोला और लाइटर जलाया। हुश, आग की एक लंबी लपट निकली। मेरे खाने को हाथ लगाया तो तंदूरी बना दूंगा, रहमत चिल्लाया। जैसे ही राघव ने फ्रीज हटाया, कीड़े फिर से हिले। लेकिन इससे पहले कि वे आगे बढ़ते, रहमत की आग ने उन्हें घेर लिया। आसमान में जलते हुए कीड़ों की बारिश होने लगी। प्रताप और रोबोट्स ने भी लेजर फायर बढ़ा दी। अनन्या ने बचे हुए पौधों को जमीन के अंदर खींच लिया, सुरक्षा के लिए। आग और लेजर के बीच उन समय भक्षी कीड़ों का सफाया हो गया। भाग 8, राख और सबक, एशेज एंड लेसन्स। समय, सुबह के 5 बजे। युद्ध खत्म हो चुका था। खेत का कांच का डोम पूरी तरह नष्ट हो गया था। जमीन पर लाखों मरे हुए कीड़े पड़े थे, जो अब राख बन रहे थे। अनन्या के लगभग 30% पौधे नष्ट हो गए थे, लेकिन 70% बच गए थे। जड़ें सुरक्षित थीं। वे सब खेत के बीच में खड़े थे, काले धुएं से सने हुए। रहमत अभी भी अपना फ्लेम थ्रोअर पकड़े हाँफ रहा था। बच गए, साले मच्छर। राघव ने एक मरे हुए कीड़े को उठाया। ये जंगली हमला नहीं था, राघव ने कहा। ये कीड़े शहर में नहीं मिलते। ये बायो वेपन थे। ग्रोक और उसके दोस्तों ने हमें चेतावनी दी है। प्रताप, चेतावनी? उन्होंने हमारे घर में घुसकर हमला किया है। बॉस, अब डिफेंस का टाइम गया। मुझे परमिशन दो, मैं जाकर ग्रोक का सिर उड़ा देता हूं। राघव ने सिर हिलाया। नहीं प्रताप, अगर हमने हिंसा की तो हम अपराधी बन जाएंगे। हमें इस शहर पर राज करना है, डरना नहीं। राघव ने बर्बाद हुए डोम को देखा। उन्होंने हमारे खेत पर हमला किया क्योंकि वो जानते हैं कि यही हमारी ताकत है। अब हम अपनी ताकत बढ़ाएंगे। राघव ने मीरा को देखा। मीरा, हमारे वॉल्ट में कितने सिक्के हैं? मीरा, आज की कमाई मिलाकर लगभग 6000 सिक्के। राघव, गुड। कल सुबह हम एक नई खरीदारी करेंगे। हम सिर्फ कांच नहीं खरीदेंगे, हम इस इमारत के आसपास की सारी जमीन खरीद लेंगे। हम एक बफर जोन बनाएंगे। और राघव की आंखों में एक खतरनाक चमक थी। हम ग्रोक के सिंडिकेट के खिलाफ एक इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च करेंगे। अगर वो हमें बर्बाद करना चाहते हैं तो हम उन्हें खरीद लेंगे। अध्याय 14 समाप्त। कहानी का विश्लेषण। 1,
यूनिक थ्रेट, क्रोनोलोकस्ट, कीड़े जो समय खाते हैं, एक बहुत ही क्रिएटिव और डरावना खतरा था। 2. रोल रिवर्सल, रसोइया रहमत ने फ्लेम थ्रोअर से दिन बचाया। यह दिखाता है कि टीम का हर सदस्य योद्धा है। 3. स्टेक्स रेज्ड, ये अब सिर्फ दुकानदारी नहीं है, ये कॉर्पोरेट वॉरफेयर है। 4. कैरेक्टर मोमेंट, अनन्या का अपने पौधों को बचाने के लिए लड़ना बहुत भावुक था। अगला कदम, राघव अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे लॉन्च करेगा, और वेक्स सिंडिकेट लीडर जब देखेगा कि कीड़े फेल हो गए तो उसका अगला कदम क्या होगा? क्या वो समय के देवता को जगाने का जोखिम उठाएगा? ये द क्रोनोस सागा का अब तक का सबसे विस्तृत और गहरा खंड है। हम अध्याय 15 से 20 तक की यात्रा करेंगे। आपने सुपर डिटेल्स मांगी हैं, इसलिए मैंने इस कहानी को एक उपन्यास, नॉवेल की तरह लिखा है। इसमें सिर्फ घटनाएं नहीं है, बल्कि वातावरण, भावनाओं, बाजार की चालों और युद्ध की रणनीतियों का बारीक वर्णन है। हम देखेंगे कि राघव कैसे रक्षा, डिफेंस से आक्रमण, ऑफेंस पर जाता है, बंदूक से नहीं बल्कि दिमाग से। खंड, साम्राज्यों का उदय, राइज ऑफ एम्पायर्स। अध्याय 15, राख से उठी रणनीति, द फीनिक्स स्ट्रैटेजी। भाग 1, वॉर रूम की चाय और गणित। स्थान, द इटर्नल कैफे का निजी कमरा, मीटिंग रूम। समय, टिड्डियों के हमले के 2 घंटे बाद। सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आ रही थी। कमरे में अभी भी धुएं की गंध थी। मेज पर नक्शे, हिसाब किताब की किताबें और अधखाया नाश्ता पड़ा था। राघव कुर्सी पर बैठा था। उसकी आंखों में नींद नहीं, आग थी। उन्होंने हमारे खेत को जलाया, राघव ने शांत आवाज में कहा, ताकि हम डर जाएं, ताकि हम अपना बोरिया बिस्तर समेटकर भाग जाएं। लेकिन उन्होंने एक गलती कर दी। मीरा ने पट्टी बांधते हुए पूछा, क्या गलती? उन्होंने हमें सहानुभूति, सिंपैथी दे दी। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, कल तक हम सिर्फ व्यापारी थे, अमीर एलियंस हमसे जलते थे। लेकिन आज हम पीड़ित, विक्टिम्स हैं। पूरा शहर देख रहा है कि सिंडिकेट ने कैसे हमारे खाने पर हमला किया। जनता गुस्से में है। राघव ने मेज पर एक कागज रखा। हम एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, खाने का नहीं, सुरक्षा का। रोहित, मतलब हम बंदूकें बेचेंगे? राघव, नहीं, हम बीमा इंश्योरेंस बेचेंगे। राघव ने प्लान समझाया। इस ग्रह की सबसे बड़ी समस्या क्या है? चीजें खराब हो जाती हैं। लोग डरते हैं कि उनका सामान सड़ जाएगा। सिंडिकेट इसी डर का फायदा उठाता है। हम इटर्नल केयर पॉलिसी लॉन्च करेंगे। अगर कोई हमारे साथ रजिस्टर करता है तो हम गारंटी लेते हैं कि उसका सामान कभी खराब नहीं होगा, और अगर हुआ तो हम उसे 10 गुना सोना वापस देंगे। अनन्या, लेकिन राघव, ये तो जुआ है। अगर हम सामान नहीं बचा पाए तो हम कंगाल हो जाएंगे। राघव ने रहमत और रोहित की तरफ देखा। रहमत के पास फ्रीज करने की शक्ति है, रोहित के पास रिवाइंड करने की, और मेरे पास पॉज करने की। हम हार नहीं सकते। हम सिंडिकेट के डर के धंधे को भरोसे के धंधे से मारेंगे। भाग 2, जनता का दरबार और सिंडिकेट का पतन। समय, दोपहर के 12 बजे। स्थान, शहर का मुख्य चौराहा। राघव और उसकी टीम शहर के बीचों बीच गई। इस बार उनके पास खाना नहीं था, उनके पास कागज थे। राघव एक ऊंचे चबूतरे पर चढ़ा। हजारों लोग जो रात के हमले की खबर सुन चुके थे वहां जमा थे। क्रोनोस के वासियों, राघव की आवाज गूंजी, कल रात कायरों ने हमारे खेत जला दिए। उन्होंने सोचा कि हम भूखे मरेंगे, लेकिन वो भूल गए कि समय उनके पास नहीं, हमारे पास है। राघव ने एक बीमा पत्र हवा में लहराया। आज से द इटर्नल कैफे सिर्फ पेट नहीं भरेगा, हम आपकी दौलत भी बचाएंगे। जो भी व्यापारी सिंडिकेट के डर से जी रहा है, हमारे पास आए। हम आपको सुरक्षा देंगे, प्रताप की सेना और हमारी जादुई गारंटी। भीड़ में शोर मच गया। छोटे व्यापारी जो सिंडिकेट को हफ्ता टैक्स देते देते तंग आ चुके थे, आगे आए। क्या सच में? मेरा गोदाम बचाओगे? मेरी कपड़े की दुकान बचाओगे? राघव, हाँ, और बदले में हमें सोना नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वफादारी, लॉयल्टी चाहिए। हमारे पार्टनर बनो। उस दिन इतिहास बदल गया। हजारों व्यापारियों ने सिंडिकेट का साथ छोड़कर राघव के साथ साइन कर लिया। द डीके सिंडिकेट की कमर टूट गई। उनका रेवेन्यू एक दिन में 60% गिर गया। अध्याय 16, अदृश्य हत्यारा, द शैडो असैसिन। भाग 1, वेक्स का क्रोध। स्थान, सिंडिकेट का मुख्यालय, द डार्क टावर। समय, उसी रात। वेक्स सिंडिकेट का लीडर अपने कांच के गिलास को हाथ में भींच रहा था। उसका पारदर्शी चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसने मेरा धंधा छीन लिया।
मेरे ही शहर में। ग्रोक कोने में खड़ा था, उसका सिर झुका हुआ था। मैंने कहा था उस पर सीधा हमला करते हैं। वेक्स ने कांच का गिलास तोड़ दिया। नहीं, अब लड़ाई सैनिकों की नहीं है, अब लड़ाई सिर की है। वेक्स ने एक अंधेरे कोने की तरफ इशारा किया। केल, बाहर आओ। अंधेरे से एक आकृति निकली। यह कोई साधारण एलियन नहीं था, वह धुएं जैसा था। उसका शरीर स्थिर नहीं था, वो टिमटिमा ग्लिच रहा था। कायल एक क्रोनो शिफ्टर था। वह समय में 2 सेकंड आगे कूद सकता था। टाइम स्किप। वेक्स ने राघव की फोटो होलोग्राम दिखाई। मुझे ये जिंदा नहीं चाहिए और मुझे कोई शोर नहीं चाहिए। आज रात जब वो सो रहा हो, उसका समय समाप्त कर दो। भाग 2, हवा में मौत की आहट। स्थान द इटर्नल कैफे। राघव का बेडरूम। समय रात के 3 बजे। इमारत शांत थी। प्रताप के रोबोट्स पहरा दे रहे थे, लेकिन कायल के लिए रोबोट्स कोई समस्या नहीं थे। वो मुख्य दरवाजे पर आया। रोबोट ने उसे स्कैन किया। चेतावनी, घुसपैठ। कायल ने एक बटन दबाया और समय कूद गया। स्किप टाइम। रोबोट के लिए कायल वहां था ही नहीं। वो अदृश्य होकर अंदर घुस गया। राघव अपने कमरे में सो रहा था। कायल उसके बिस्तर के पास पहुंचा। उसने एक प्लाज्मा डैगर निकाला। वो वार करने ही वाला था, लेकिन राघव की छठी इंद्रिय और मीरा की चेतावनी जो उसने सुबह दी थी ने उसे जगा दिया। राघव ने आंखें खोली। उसने खंजर को अपनी गर्दन की तरफ आते देखा। टाइम पॉज। समय रुको। राघव ने चिल्लाया। समय रुक गया। कायल का खंजर उसकी गर्दन से 1 इंच दूर रुक गया। राघव बिस्तर से लुढ़क कर दूर हो गया। लेकिन हैरानी, कायल हिला। समय रुका हुआ था, लेकिन कायल की आंखें राघव को देख रही थीं। तुम समय रोकते हो सम्राट, कायल की आवाज गूंजी। लेकिन मैं समय के बाहर चलता हूं। कायल टाइम पॉज के अंदर भी चल सकता था। राघव का सबसे बड़ा हथियार फेल हो गया था। भाग 3, भविष्य बनाम ग्लिच। फ्यूचर वीएस ग्लिच। राघव निहत्था था। कायल ने वार किया। राघव ने डॉज किया, लेकिन खंजर ने उसके कंधे को छील दिया। खून निकला। राघव चिल्लाया, प्रताप। मीरा। दरवाजा खुला। मीरा दौड़कर अंदर आई। उसने देखा कि राघव एक धुंधली आकृति से लड़ रहा है। मीरा ने अपनी फ्यूचर साइट, भविष्य दृष्टि का इस्तेमाल किया। उसे दिखा कि कायल 2 सेकंड बाद कहां होगा। मीरा चिल्लाई, राघव, अपने दाईं ओर झुको। अभी। राघव बिना सोचे दाईं ओर झुका। कायल का खंजर खाली हवा में चला गया। मीरा, प्रताप, कमरे के बाएं कोने में फायर करो। वहां कोई नहीं है, पर फायर करो। प्रताप, जो दरवाजे पर आ गया था, ने अपनी राइफल उठाई। उसे वहां कोई नहीं दिख रहा था, लेकिन उसने मीरा पर भरोसा किया। बूम। गोली चली, और उसी पल कायल टाइम स्किप करके ठीक उसी जगह प्रकट हुआ जहां गोली जा रही थी। थ्वैक। गोली कायल के पैर में लगी। कायल गिर पड़ा। उसका शिफ्टिंग डिवाइस टूट गया। अब वो सिर्फ एक घायल एलियन था। प्रताप ने उसे गर्दन से पकड़कर हवा में उठा लिया। किसने भेजा तुझे? प्रताप गरजा। कायल ने दर्द में भी हंसते हुए कहा, तुम जीत गए आज, लेकिन वेक्स नहीं रुकेगा। राघव ने अपने कंधे का खून पोंछा। उसे छोड़ दो प्रताप, उसे मारो मत। प्रताप, क्या इसने तुझे मारने की कोशिश की? राघव, इसे जिंदा वापस भेजो। मैं चाहता हूं कि वेक्स देखे कि उसका सबसे अच्छा हथियार भी फेल हो गया। डर उससे ज्यादा गहरा असर करेगा। अध्याय 17, जमीन की नीलामी, द ग्रैंड ऑक्शन। भाग 1, राघव का मास्टर स्ट्रोक। समय, हत्या की कोशिश के 2 दिन बाद। राघव जान गया था कि अब छिपकर खेलने का वक्त खत्म हो गया है। वेक्स ने हत्यारा भेजा था। अब राघव वेक्स का घर खरीदेगा। शहर के केंद्र में एक भूमि नीलामी, लैंड ऑक्शन होने वाली थी। ये जमीन उस इलाके की थी जो द इटर्नल कैफे और सिंडिकेट टावर के बीच में थी। जो इस जमीन को जीतेगा वो शहर के ट्रेड रूट को कंट्रोल करेगा। वेक्स भी वहां आया था। वो अपने महंगे सूट में था, लेकिन उसकी आंखों में राघव के लिए नफरत थी। राघव अपनी साधारण शर्ट और पैंट में गया था, लेकिन उसके साथ उसकी पूरी टीम थी। नीलामी शुरू हुई। बोली लगाने वाला, शुरुआती कीमत 5,000 सिक्के। वेक्स 6,000, राघव 7,000, वेक्स 10,000। वेक्स ने राघव को घूर कर देखा। उसके पास बहुत पैसा था। राघव के पास अभी कुल जमा पूंजी 12,000 सिक्के थी। अगर उसने ये बोली लगाई
तो वो कंगाल हो जाएगा। मीरा ने राघव का हाथ दबाया। राघव, हमारे पास इतना कैश नहीं है। राघव मुस्कुराया। 12,000, राघव ने कहा। वेक्स हंसा। बच्चे, अपनी औकात में रहो। 15,000 सिक्के। राघव चुप हो गया। वेक्स, देखा, गरीब रसोइये कभी राजा नहीं बनते। बोली लगाने वाला। 15,000 एक बार, 2 बार। तभी हॉल का दरवाजा खुला। वहां हजारों लोग खड़े थे। मजदूर, छोटे व्यापारी, वो बूढ़ा एलियन जिसे राघव ने बचाया था। वे सब अंदर आए। उन सबके हाथों में छोटी छोटी थैलियां थी। वे राघव के पास आए और थैलियां उसकी मेज पर रखने लगे। खनक खनक। बूढ़ा एलियन बोला, राघव बेटा, तुमने हमें बचाया। आज हम तुम्हें जिताएंगे। ये हमारा सोना है। इसे हमारी तरफ से निवेश, इन्वेस्टमेंट समझो। यह क्राउड फंडिंग थी। राघव की वफादारी की कमाई आज सोने में बदल गई थी। मेज पर सोने का पहाड़ लग गया। राघव ने वेक्स को देखा। 30,000 सिक्के, राघव ने शांत आवाज में कहा। वेक्स का मुंह खुला रह गया। उसके पास इतना लिक्विड कैश नहीं था। बोली लगाने वाला, 30,000। जमीन द इटर्नल कैफे के नाम। राघव ने उस जमीन को खरीदा और उसी पल ऐलान किया, आज से इस जमीन पर कोई सिंडिकेट का टैक्स नहीं लगेगा। ये फ्री ट्रेड जोन, मुक्त व्यापार क्षेत्र है। अध्याय 18, क्रोनोस का नया शहर माइनस आर्यनगर। भाग 1, निर्माण और विस्तार। नीलामी के बाद के महीने क्रोनोस के इतिहास में स्वर्ण युग, गोल्डन एज बन गए। राघव ने उस जमीन पर सिर्फ दुकान नहीं, एक शहर बसाना शुरू किया। उसने इसका नाम रखा आर्यनगर, पृथ्वी की याद में। एक जिम की इंजीनियरिंग। जिम ने राघव के पैसों से एक टाइम स्टेबलाइजर बनाया। ये एक विशाल टॉवर था जो शहर के ऊपर एक गुंबद, डोम बनाता था। इस गुंबद के अंदर समय स्थिर रहता था। चीजें खराब नहीं होती थीं। ये क्रोनोस का सबसे सुरक्षित इलाका बन गया। 2, अनन्या के बगीचे। शहर के बीच में अनन्या ने विशालकाय पार्क बनाए। वहां पृथ्वी के फूल और क्रोनोस के चमकने वाले पेड़ थे। 3, रोहित का एंटरटेनमेंट। रोहित ने एक थिएटर खोला। वहां वह पृथ्वी की फिल्में अपनी यादों से रिक्रिएट करके दिखाता था। एलियंस को बॉलीवुड डांस बहुत पसंद आया। 4, रहमत का फूड कोर्ट। अब रहमत के पास एक नहीं, 50 रेस्टोरेंट थे। उसने पिज्जा, बर्गर और पानी पूरी को एलियन ट्विस्ट के साथ लॉन्च किया। अध्याय 19, आखिरी चाल माइनस द मर्जर। भाग 1, वेक्स का आत्मसमर्पण। समय 6 महीने बाद। द डीके सिंडिकेट बर्बाद हो चुका था। कोई उनसे सामान नहीं खरीदता था। उनके गुंडे उन्हें छोड़कर राघव की प्रताप सिक्योरिटी में भर्ती हो गए थे। वेक्स अपने खाली टावर में अकेला बैठा था। राघव वहां गया, अकेला। वेक्स ने गन उठाई। हंसने आए हो? राघव ने मेज पर एक फाइल रखी। नहीं, मैं तुम्हें नौकरी देने आया हूं। वेक्स हैरान रह गया। नौकरी? मैं तुम्हारा दुश्मन हूं। राघव, तुम दुश्मन हो, लेकिन तुम स्मार्ट हो। तुमने सालों तक इस ग्रह की अर्थव्यवस्था चलाई। मुझे तुम्हारे जैसा दिमाग चाहिए। मैं सिंडिकेट को खत्म नहीं कर रहा, मैं उसे एक्वायर रहा हूं। तुम्हारी दवाइयां और मेरा खाना, हम मिलकर काम करेंगे। तुम मेरे फार्मास्यूटिकल हेड बनोगे। वेक्स ने राघव को देखा। उसे पहली बार महसूस हुआ कि राघव सिर्फ विजेता नहीं, एक शासक, रूलर है। शासक दुश्मनों को मारता नहीं, उन्हें इस्तेमाल करता है। वेक्स ने गन नीचे रख दी। सैलरी कितनी मिलेगी? अध्याय 20, समय के देवता का जागरण, द गॉड अवेकन्स। भाग 1, भूकंप। समय, आर्यनगर की पहली वर्षगांठ, एनिवर्सरी। सब कुछ परफेक्ट था। शहर जगमगा रहा था। लोग खुश थे। राघव और उसकी टीम अपनी बालकनी से आतिशबाजी देख रही थी। वे अब अरबपति थे। उनके पास वो सब था जो उन्होंने सपना देखा था। लेकिन क्रोनोस ने अपना किराया मांग लिया। अचानक जमीन हिली, इतनी जोर से कि आर्यनगर की समय स्थिर इमारतें भी कांप गईं। आसमान में लाल और नीला सूरज एक दूसरे से टकराने लगे। रंग बदल गया, बैंगनी से गहरा काला। ईरा एआई चिल्लाई, चेतावनी। ग्रहीय कोर, प्लानिटरी कोर में हलचल। एक ऊर्जा संकेत आ रहा है, ये जीवित है। शहर के बीचों बीच जमीन फटी और वहां से एक विशालकाय हाथ निकला। यह हाथ पत्थर और समय का बना था। ये क्रोनोस था। ग्रह सिर्फ एक पत्थर का गोला नहीं था, ये एक सोया हुआ टाइटन था। और राघव के शहर
उसकी मशीनों और उसके टाइम स्टेबलाइजर ने उसकी नींद में खलल डाल दिया था। एक भारी गूंजती हुई आवाज पूरे आसमान में फैल गई। किसने मेरे समय को बांधा? राघव ने बालकनी की रेलिंग को कसकर पकड़ा। उसका पैसा, उसकी सेना, उसका साम्राज्य एक देवता के सामने खिलौना लग रहे थे। प्रताप, बॉस, अब हम किससे लड़ेंगे? ग्रह से? राघव, नहीं प्रताप, हम लड़ेंगे नहीं। राघव ने अपना वज्र गॉन्टलेट चार्ज किया। हम सौदा डील करेंगे। खंड समाप्त। कहानी का विश्लेषण। 1. द स्केल अप। यह खंड बिजनेस से आगे बढ़कर नेशन बिल्डिंग तक गया। 2. इमोशनल हाई। नीलामी ऑक्शन का दृश्य जहां जनता ने राघव की मदद की बहुत शक्तिशाली था। 3. विलन रिडेम्पशन। वेक्स को नौकरी देना राघव की परिपक्वता, मैच्योरिटी को दिखाता है। 4. द फाइनल ट्विस्ट। सबसे बड़ा दुश्मन कोई एलियन नहीं बल्कि खुद ग्रह है। ये नेचर वर्सेस मैन, नेचर वीएस मैन का क्लासिक संघर्ष है। अगला कदम। राघव एक टाइटन जीवित ग्रह से सौदा कैसे करेगा? क्या क्रोनोज उसे रहने देगा या उसे कुचल देगा? और क्या समय की शक्तियां, टाइम पावर्स जो उन्हें मिली थी, वो वरदान थी या इस देवता का चारा, बेट? ये द क्रोनोस सागा का क्लाइमैक्स और सबसे विशाल खंड है। आपने 70-80 मिनट की कहानी मांगी है, इसलिए मैंने इसे एक लघु उपन्यास मिनी नॉवेल के रूप में तैयार किया है। इसमें ब्रह्मांडीय दर्शन, कॉस्मिक फिलॉसफी, महायुद्ध, ग्रेट वॉर, त्याग, सैक्रिफाइस और पुनर्जन्म, रीबर्थ सब कुछ शामिल है। हर दृश्य को इतना बारीक लिखा गया है कि आप उसे अपनी आंखों के सामने घटता हुआ महसूस करेंगे। ये सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं, जीने का अनुभव है। खंड समय का प्रलय, द कैटेक्लिज्म ऑफ टाइम। अध्याय 21, देवता का जागरण माइनस आर्यनगर का पतन। भाग 1, पाताल की आवाज, द साउंड फ्रॉम बिलो। स्थान राघव का पेंट हाउस, 100वीं मंजिल। समय आर्यनगर की वर्षगांठ की रात के 12:05। वो आवाज किसने मेरे समय को बांधा सिर्फ कानों में नहीं गूंजी थी, उसने उनकी हड्डियों, उनके रक्त और उनकी आत्मा को झकझोर दिया था। ये आवाज किसी लाउडस्पीकर से नहीं आ रही थी, ये उस जमीन से आ रही थी जिस पर वे खड़े थे। ये हवा के अणुओं, मॉलिक्यूल से आ रही थी। बालकनी पर सन्नाटा छा गया। राघव, मीरा, रोहित, प्रताप, अनन्या, रहमत और आयुषी सबने अपने गिलास नीचे रख दिए। आतिशबाजी रुक गई थी। नीचे शहर की नियॉन लाइट्स अब टिमटिमा फ्लिकर रही थीं। रोहित ने कांपते हुए पूछा, राघव, ये कौन बोला? ये कोई एलियन था या सिंडिकेट का कोई नया हथियार? राघव ने नीचे देखा। शहर के बीचों बीच, जहां टाइम स्टेबलाइजर टॉवर, वो मशीन जो समय को स्थिर रखती थी, खड़ा था, वहां जमीन फट रही थी। दरारें मकड़ी के जाले की तरह पूरे शहर में फैल रही थी। उन दरारों से लाल और नीली रोशनी नहीं बल्कि गहरा काला धुआं निकल रहा था। ये धुआं नहीं था, ये रॉ टाइम था, समय का वो रूप जो किसी नियम को नहीं मानता। ईरा, एआई की आवाज आई, लेकिन इस बार वो मशीन जैसी नहीं बल्कि डरी हुई लग रही थी। चेतावनी, ग्रहीय कोर अस्थिर है, टेक्टोनिक प्लेट्स पिघल रही हैं, गुरुत्वाकर्षण 200% बढ़ गया है। सर, ये ग्रह जाग रहा है। राघव समझ गया, हम गलत थे। राघव ने धीमी आवाज में कहा, हमारा स्टेबलाइजर, जिसे हम सुरक्षा कवच समझ रहे थे, वो असल में एक जंजीर थी। हमने इस ग्रह के देवता को जंजीरों में बांध दिया था और अब वो अपनी जंजीरें तोड़ रहा है। भाग 2, पत्थर का हाथ और धूल की सेना। अचानक एक गगनभेदी धमाका हुआ। बूम! शहर के उत्तरी हिस्से में जमीन का एक पूरा ब्लॉक हवा में उछल गया। मलबे और धूल के बादल के बीच से एक विशालकाय हाथ बाहर निकला। ये हाथ मांस और खून का नहीं था। ये ऑब्सीडियन पत्थर, पिघले हुए सोने और प्राचीन मिट्टी का बना था। उसकी एक उंगली ही राघव की इमारत जितनी बड़ी थी। उस हाथ ने जमीन पर पकड़ बनाई और खुद को ऊपर खींचा। धीरे धीरे एक चेहरा मलबे से बाहर आया। उसकी आंखें नहीं थीं। आंखों की जगह 2 घूमते हुए ब्लैक होल्स थे। उसके सिर पर कोई बाल नहीं थे, बल्कि सैकड़ों तैरते हुए पत्थर थे जो मुकुट की तरह घूम रहे थे। ये क्रोनोस था, समय का टाइटन। वो पूरी तरह बाहर नहीं निकला। वो कमर तक जमीन में धंसा था, जैसे कोई इंसान रजाई से आधा बाहर निकला हो। उसने अपना मुंह खोला। हवा का एक ऐसा झोंका आया जिसने शहर की सैकड़ों इमारतों के शीशे तोड़ दिए। सांस नहीं आ रही
टाइटन गरजा और फिर उसने सांस छोड़ी। उसकी सांस से लाखों धूल के कण निकले, लेकिन जैसे ही वे कण जमीन पर गिरे उन्होंने आकार ले लिया। वे टाइम रेट्स बन गए। ये रेत और छाया से बने सैनिक थे। उनके हाथ में तलवारें थीं जो किसी धातु की नहीं बल्कि रस्ट की बनी थी। प्रताप ने अपनी दूरबीन से देखा। बॉस, वो फौज है और वो सीधे स्टेबलाइजर टॉवर की तरफ जा रही है। राघव, वो टॉवर को तोड़ने जा रहे हैं। अगर टॉवर टूटा तो शहर पर समय का कहर टूट पड़ेगा। सब कुछ 1 सेकंड में राख हो जाएगा। अध्याय 22 युद्ध का शंखनाद - आर्यनगर की रक्षा। भाग 1 प्रताप का आयरन वॉल फॉर्मेशन। राघव ने तुरंत कमान संभाली। हमारे पास 2 मोर्चे हैं। मोर्चा 1 डिफेंस, टॉवर को बचाना। प्रताप, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। मोर्चा 2 नेगोशिएशन, टाइटन से बात करना। मैं, मीरा और आयुषी उसके पास जाएंगे। प्रताप ने अपनी जैकेट उतारी और अपना एक्सोस्केलेटन सूट जो उसने जिम से बनवाया था पहन लिया। रोहित, रहमत, अनन्या, तुम मेरे साथ आओगे। आज हम बिजनेस नहीं करेंगे, आज हम कसाई बनेंगे। प्रताप नीचे उतरा। स्टेबलाइजर टॉवर के चारों तरफ उसने अपनी सेना तैनात कर दी। 200 टाइटन बोट्स सबसे आगे की लाइन में, वेक्स के पूर्व गुंडे दूसरी लाइन में। वेक्स ने उन्हें भी काम पर लगा दिया था। रोहित, अनन्या, रहमत आखिरी लाइन में। रेत के सैनिक रेत्स आंधी की तरह आए। वे चिल्ला नहीं रहे थे, वे बस सरसराहट विस्पर कर रहे थे। जैसे ही वे रोबोट्स से टकराए, रोबोट्स की धातु गलने लगी। ये रैट्स जिस चीज को छूते उसकी उम्र 1000 साल बढ़ा देते। लोहे के रोबोट्स सेकंडों में जंग खाकर भुरभुरे होकर गिर गए। प्रताप चिल्लाया, एंट्रोपी शील्ड्स ऑन करो, इन्हें पास मत आने दो। प्रताप ने अपनी एंट्रोपी पावर का इस्तेमाल किया। उसने अपनी मुट्ठी से एक हवा का गोला मारा। जो रैट्स उससे टकराए वे वापस रेत बन गए। अनन्या का योगदान। अनन्या ने देखा कि रैट्स जमीन से निकल रहे हैं। उसने जमीन पर हाथ रखा। जंगल ऑफ थॉर्न्स, कांटों का जंगल। टॉवर के चारों तरफ जमीन फटी और वहां से विशालकाय कंटीली झाड़ियां निकली। ये झाड़ियां सामान्य नहीं थीं, ये क्रोनोस रेडिएशन से बनी थीं। रैट्स झाड़ियों में फंसने लगे। रोहित का रिवाइंड। एक रैट ने सुरक्षा दीवार तोड़ दी। दीवार गिर गई। रोहित वहां कूदा। उसने मलबे को छुआ। रिवाइंड। दीवार वापस खड़ी हो गई जैसे कभी टूटी ही ना हो। रोहित हंसा, हालांकि वो डरा हुआ था। सॉरी दोस्तों, यहां नो एंट्री है। भाग 2 राघव की उड़ान - मौत के मुंह में। जबकि शहर में युद्ध चल रहा था, राघव, मीरा और आयुषी एक छोटे होवरपॉड में बैठकर टाइटन के चेहरे की तरफ उड़ रहे थे। टॉवर और टाइटन के बीच की दूरी 5 किलोमीटर थी। हवा में गुरुत्वाकर्षण पागल हो चुका था। पॉड हिचकोले खा रहा था। मीरा ने पॉड के सेंसर चेक किए। राघव, उसका शरीर ठोस पदार्थ मैटर नहीं है, वो शुद्ध ऊर्जा है। अगर हम उसके ज्यादा पास गए तो हमारा डीएनए बिखर जाएगा। राघव ने पॉड को टाइटन की आंखों, ब्लैक होल्स के ठीक सामने रोका। वे चींटी के बराबर लग रहे थे। राघव ने पॉड का कैनोपी, कांच खोल दिया। तेज हवा और धूल अंदर आई। राघव चिल्लाया, क्रोनोस, हम दुश्मन नहीं हैं, मेरी बात सुनो। टाइटन ने अपनी नजर ब्लैक होल उन पर घुमाई। राघव को लगा जैसे उसका दिमाग खिंच रहा हो। अचानक वे पॉड में नहीं थे, वे मानस पटल साइकिक प्लेन पर थे। अध्याय 23 समय का न्यायालय, द कोर्ट ऑफ क्रोनोस। भाग 1 यादों का रेगिस्तान। राघव, मीरा और आयुषी एक रेगिस्तान में खड़े थे, लेकिन यहां रेत नहीं थी, यहां घड़ियां थी। लाखों, करोड़ों टूटी हुई घड़ियां जमीन पर बिखरी पड़ी थी। आसमान में 2 सूरज नहीं बल्कि एक विशालकाय पेंडुलम झूल रहा था। टिक टॉक। उनके सामने रेत के बवंडर से एक आकृति बनी। ये टाइटन का मानवीय रूप, ह्यूमन एवटार था। एक बूढ़ा आदमी जिसकी दाढ़ी जमीन तक थी और जिसके हाथ में एक आवरग्लास रेत घड़ी थी। वो बूढ़ा नहीं लग रहा था, वह प्राचीन एंशिएंट लग रहा था। तुम? उसकी आवाज में सदियों की थकान थी। कीड़े, जिन्होंने मेरे प्रवाह को रोका। राघव आगे बढ़ा। हमने सिर्फ एक शहर बनाया, हमने व्यवस्था, ऑर्डर बनाई। क्या व्यवस्था बनाना पाप है? क्रोनोस हंसा। उसकी हंसी से रेगिस्तान में तूफान आ गया। व्यवस्था? तुम इसे व्यवस्था कहते हो? तुमने नदी पर बांध बना दिया और अब नदी का दम घुट रहा है। समय बहने के लिए है बालक, रुकने के लिए नहीं। जब चीजें सड़ती हैं तभी नई चीजें पैदा होती हैं।
तुमने मेरे चक्र साइकिल को तोड़ दिया। मेरी त्वचा ग्रह की सतह पर खुजली हो रही है। तुम्हारा वो स्टेबलाइजर टॉवर, वो मेरे गले में एक कांटा है। भाग 2, मीरा का तर्क, द विजन ऑफ फ्यूचर। मीरा ने अपनी फ्यूचर साइट का इस्तेमाल किया। उसने देखा कि अगर टाइटन ने शहर को नष्ट कर दिया तो क्या होगा। उसने देखा राख, मलबा और फिर कुछ नहीं, ये ग्रह वापस बंजर हो जाएगा। मीरा ने साहस करके कहा, क्रोनोस, अगर तुम हमें नष्ट करोगे तो तुम फिर से अकेले हो जाओगे। हम तुम्हारे ग्रह पे जीवन लाए हैं। हमने तुम्हारे बंजर मैदानों में फूल खिलाए हैं, अनन्या का खेत। हमने तुम्हारी हवा में संगीत भरा है। क्या तुम फिर से सन्नाटे में सोना चाहते हो? क्रोनोस रुक गया। उसने अपनी रेत घड़ी को देखा। जीवन, उसने बुदबुदाया। हाँ, मैंने महसूस किया था। वो मसाले की खुशबू, रहमत का खाना, वो हंसी, रोहित, वो संगीत, वो मुझे पसंद आया था। राघव को उम्मीद की किरण दिखी। तो हमें रहने दो। हम स्टेबलाइजर को नहीं हटाएंगे, लेकिन हम। क्रोनोस की आंखें अंगारों की तरह जल उठीं। नहीं, टॉवर हटेगा। अभी। अगर तुम नहीं हटाओगे तो मैं खुद हटाऊंगा और उसके साथ तुम सब मिट जाओगे। सौदा, डील सिर्फ एक है, टॉवर को गिराओ। समय को बहने दो। अगर तुम बदलाव, चेंज के साथ जी सकते हो तो मैं तुम्हें जीने दूंगा। भाग 3, आयुषी का बलिदान, द एंकर्स रोल। राघव धर्म संकट में था। अगर टॉवर गिरा तो शहर की सुरक्षा खत्म, इमारतें सड़ने लगेंगी, खाना खराब होने लगेगा, उनका बिजनेस एम्पायर बर्बाद हो जाएगा। लेकिन तभी आयुषी आगे आई। राघव, आयुषी ने कहा, बिजनेस दोबारा बन सकता है, जिंदगी नहीं। आयुषी ने क्रोनोस की आंखों में देखा। हम टॉवर गिरा देंगे, लेकिन हमें एक वरदान चाहिए। क्रोनोस, क्या? आयुषी, हमारा शहर समय के साथ बहेगा, चीजें पुरानी होंगी, लेकिन हमारी यादें, मेमोरीज सुरक्षित रहनी चाहिए। इस ग्रह का रेडिएशन लोगों की यादें मिटा देता है। तुम हमें ये वचन दो कि हमारे लोगों का दिमाग सुरक्षित रहेगा। क्रोनोस ने एक पल सोचा। उसने अपनी रेत घड़ी से थोड़ी सी सुनहरी रेत निकाली और आयुषी के हाथ में रख दी। तथास्तु, टॉवर गिराओ और मैं सो जाऊंगा। अध्याय 24, टॉवर का गिरना और वेक्स का पागलपन। भाग 1, आदेश और विद्रोह। स्थान, युद्ध का मैदान, टॉवर के नीचे। समय पॉड से वापसी के बाद। राघव पॉड से उतरा। शहर जल रहा था। प्रताप और उसकी टीम थक चुकी थी। रैट्स की संख्या बढ़ती जा रही थी। राघव ने प्रताप के कंधे पर हाथ रखा। प्रताप, पीछे हटो। रोबोट्स को वापस बुलाओ। प्रताप, क्या हम हार मान रहे हैं? राघव, नहीं, हम सौदा कर रहे हैं। जिम, टॉवर के मुख्य पिलर्स पर विस्फोटक लगाओ। जिम, जो मलबे के पीछे छिपा था, चौंक गया। बॉस, वो टॉवर हमारा दिल है। अगर वो टूटा तो सब खत्म। राघव, अगर वो नहीं टूटा तो हम खत्म। करो इसे। लेकिन तभी वेक्स, पूर्व सिंडिकेट लीडर जो अब राघव के लिए काम करता था, बीच में आ गया। वेक्स ने एक भारी लेजर कैनन उठा रखी थी। वह पागल हो गया था। नहीं, मैं अपनी दौलत को बर्बाद नहीं होने दूंगा। वेक्स चिल्लाया, मैंने अपनी पूरी जिंदगी स्थिरता के लिए काम किया। तुम इस टॉवर को नहीं गिराओगे। वेक्स ने राघव पर गन तान दी। ये शहर मेरा है। अगर तुम इसे नहीं बचा सकते तो मैं बचाऊंगा। भाग 2, लालच का अंत। वेक्स ने ट्रिगर दबाया। जाप राघव ने टाइम पॉज करने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत थक चुका था। प्रताप बीच में कूद गया। लेजर प्रताप के एग्जोसूट पर लगी। सूट पिघल गया। प्रताप दूर जा गिरा। प्रताप, राघव चिल्लाया। वेक्स टॉवर के कंट्रोल पैनल की तरफ भागा। वो टॉवर की पावर को ओवरलोड करना चाहता था ताकि वो टाइटन को जला सके। मूर्ख, राघव बुदबुदाया। वो उसे और गुस्सा दिला रहा है। राघव ने रोहित को देखा। रोहित, मुझे 10 सेकंड पीछे ले जाओ। रोहित, राघव, मैं बहुत कमजोर हूं। अगर मैंने रिवाइंड किया तो मैं बेहोश हो जाऊंगा। राघव, करो रोहित, वरना हम सब मरेंगे। रोहित ने अपनी आखिरी ऊर्जा जमा की। उसकी नाक से खून बहने लगा। उसने चिल्लाकर कहा, समय 10 सेकंड पीछे गया। ज़ूप, दृश्य वापस आया। वेक्स गन उठा रहा था। राघव को पता था क्या होने वाला है। वेक्स के ट्रिगर दबाने से ठीक पहले राघव ने अपनी जेब से एक सोने का सिक्का निकाला और पूरी ताकत से वेक्स के हाथ पर फेंका। टिंग,
सिक्का वेक्स की उंगली पर लगा। उसका निशाना चूक गया। लेजर प्रताप को नहीं, बल्कि पास खड़े एक गैस टैंक को लगी। बूम धमाके ने वेक्स को उड़ा दिया। वो बेहोश होकर गिर पड़ा। राघव ने जिम को इशारा किया, अब उड़ा दो इसे। भाग 3, पतन और शांति, द फॉल। जिम ने रिमोट दबाया। टॉवर के आधार बेस में लगे बम फटे। क्रैक, क्रम्बल। वो विशालकाय, सफेद और सुनहरा टॉवर, जो उनकी शान था, धीरे धीरे झुकने लगा। हजारों लोग सांस रोके देख रहे थे। टॉवर गिरा, धूल का गुबार उठा, और जैसे ही टॉवर जमीन से टकराया, जादू टूट गया। शहर के ऊपर का स्टेबलाइजर डोम गायब हो गया। हवा का रंग बदल गया। इमारतों पर तुरंत काई जमने लगी। लोहे पर जंग लगने लगा। लेकिन जमीन का हिलना बंद हो गया। टाइटन क्रोनोस ने एक गहरी सुकून भरी सांस ली। वो विशालकाय हाथ और चेहरा वापस जमीन के अंदर धंसने लगा। रेत के सैनिक, रेत हवा में बिखर गए। आसमान साफ हो गया। लाल और नीला सूरज फिर से चमकने लगे। सन्नाटा छा गया। सिर्फ हवा की आवाज थी, जो अब गुस्से में नहीं बल्कि बह रही थी। अध्याय 25, राख में नया सवेरा। भाग 1, नुकसान का आकलन। अगली सुबह आर्यनगर अब वो चमकता हुआ महानगर नहीं था। इमारतें पुरानी लग रही थीं। पेंट उखड़ गया था। राघव और उसकी टीम मलबे के ढेर पर बैठी थी। मीरा ने टैबलेट चेक किया। हमारा 60% स्टॉक खराब हो गया है। इमारतों की वैल्यू गिर गई है। हमारे शेयर्स क्रैश हो गए हैं। रोहित ने अपने गिटार, जिसका एक तार टूट गया था, को बजाया। तो हम फिर से गरीब हो गए? राघव ने हंसते हुए कहा। गरीब? रोहित, पीछे देखो। रोहित ने पीछे मुड़कर देखा। हजारों नागरिक वहां खड़े थे। वे अपनी टूटी हुई दुकानों और घरों को साफ कर रहे थे। वे भागे नहीं थे, वे रुके हुए थे। एक बूढ़ा व्यापारी राघव के पास आया। सम्राट राघव, उसने कहा, शहर पुराना हो गया है, लेकिन हम अभी भी यहाँ हैं। आपका इंश्योरेंस अभी भी वैलिड है ना? राघव खड़ा हुआ। इंश्योरेंस से बेहतर, अब हमारे पास अनुभव है। भाग 2, नया बिजनेस मॉडल माइनस अनुकूलन, एडेप्टेशन। राघव ने टीम मीटिंग बुलाई। टॉवर गया, स्थिरता गई। हम पुराने मॉडल पे काम नहीं कर सकते, हमें बदलना होगा। राघव का नया प्लान। 1, रहमत। हम अब सदाबहार इटर्नल खाना नहीं बेचेंगे। हम मौसमी सीजनल खाना बेचेंगे। जो फल आज उगेंगे वो आज ही खाए जाएंगे। हम ताजगी को अपना ब्रांड बनाएंगे, स्थिरता को नहीं। 2, अनन्या। मैं ऐसे बीज बनाऊंगी जो तेजी से उगें और तेजी से खत्म हो, फास्ट फार्मिंग। 3, रोहित और जिम। तुम लोग रिपेयरिंग पर फोकस करोगे। चीजें खराब होंगी और हम उन्हें ठीक करेंगे। ये रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल है। 4, प्रताप। सुरक्षा अब भी जरूरी है, लेकिन अब हम टाइटन के रक्षकों, गार्डियंस के साथ मिलकर काम करेंगे। नया स्लोगन, वक्त बदलता है, हम साथ चलते हैं। भाग 3, विदाई नहीं, बस एक विराम। समय, 1 महीने बाद। आर्यनगर फिर से खड़ा हो गया था। ये अब कांच और लोहे का नहीं, बल्कि लकड़ी, पत्थर और प्रकृति के साथ मिला जुला शहर था। यह ज्यादा ऑर्गेनिक लग रहा था। राघव अब सम्राट नहीं, बल्कि मेयर की तरह काम कर रहा था। शाम को टीम अपनी पुरानी बालकनी पर बैठी थी। राघव ने आसमान की तरफ देखा। हमने यहाँ साम्राज्य बनाया, हमने देवता से लड़ाई की, हमने जीत हासिल की। लेकिन राघव ने मैप खोला। ब्रह्मांड में अभी भी बहुत कुछ बाकी है। मीरा ने उसका हाथ थामा। तुम फिर से जाने की सोच रहे हो? राघव मुस्कुराया। ये शहर अब खुद चल सकता है। जिम और वेक्स, जो अब सुधर गया था, इसे संभाल लेंगे। हमें आगे बढ़ना चाहिए। ईरा एआई ने इंटरप्ट किया। सर, एक नया सिग्नल आ रहा है। यह किसी ग्रह से नहीं, ये एक ब्लैक होल के अंदर से आ रहा है। और ये सिग्नल गणितीय, मैथमेटिकल है। रोहित ने अपना बैग उठाया। ब्लैक होल मतलब नो रिटर्न? चलो, मजा आएगा। राघव ने अपना वज्र चेक किया। क्रोनोस ने हमें सिखाया कि समय को बांधना नहीं चाहिए, तो हम क्यों रुकें? तैयार हो जाओ दोस्तों। अगली मंजिल, घटना क्षितिज, इवेंट होराइजन। द नोमैड के इंजन गूंजने लगे। शहर के लोगों ने हाथ हिलाकर अपने नायकों को विदा किया। जहाज बादलों को चीरता हुआ अंतरिक्ष में गायब हो गया। द क्रोनोस सागा माइनस समाप्त। इस आर्क का सारांश। 1, थीम। ये आर्क नियंत्रण बनाम प्रकृति, कंट्रोल वीएस नेचर के बारे में था।
राघव ने समय को कंट्रोल करना चाहा, लेकिन अंत में उसे प्रकृति के प्रवाह को स्वीकार करना पड़ा। 2. कैरेक्टर ग्रोथ। टीम ने सीखा कि असली सफलता पैसे में नहीं, बल्कि लचीलेपन, रिजिलियंस में है। गिरकर उठना ही असली जीत है। 3. एंडिंग। एक खुले अंत के साथ, जहां वे नई चुनौतियों के लिए तैयार हैं। अगला आर्क, द सिंगुलैरिटी सागा। सिंगुलैरिटी सागा, ब्लैक होल के अंदर एक ऐसी दुनिया जहां भौतिकी, फिजिक्स के नियम काम नहीं करते। वहां उन्हें मिरर राघव का एक बुरा संस्करण मिलेगा। क्या आप तैयार हैं ब्लैक होल में कूदने के लिए?